हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मैसेज एलटी मेंस में अपीयर होने जा रहे लगभग 7000 जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। मैं आपसे कई मुद्दों पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ। आज उसी क्रम में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप वो 7000 कैंडिडेट्स हैं यूपी एलटी मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले, जो वास्तव में बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। बेहतरीन का सेंस यही है कि उसमें मैनी थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, जिनमें से आपने सिलेक्शन पाया है, आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। इसीलिए मैं आपको बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, दूसरों से बेहतर कह रहा हूँ। अनडाउटेडली आपने बहुत बेहतरीन तैयारी की होगी, बहुत अच्छी तैयारी की होगी, इसीलिए आप मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी फैक्चुअल पकड़ बहुत अच्छी है। आपको फैक्ट्स याद रहते हैं, आप फैक्ट्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि एलटी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था वो फैक्ट बेस्ड था। अर्थात आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम जो फैक्ट बेस्ड रहता है वो निकालना आसान है। लेकिन एलटी मेंस का जो एग्ज़ाम है वो फैक्ट बेस्ड ना होकर थॉट बेस्ड है, डिस्क्रिप्टिव है। आपको आंसर लिखना है। अब आपको जब आंसर लिखना है तो आपके पास टाइम है 3 आवर्स 180 मिनट, और आपके पास क्वेश्चंस हैं 20 में 125 वर्ड्स में 10 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, जिसमें मैं मान के चलता हूँ कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर का सेक्शन, वोकैब का सेक्शन रहेगा। इसके अतिरिक्त सेक्शन बी रहेगा आपके पास, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और 200 वर्ड्स में आपको आंसर करना पड़ेगा ईच क्वेश्चन, और 12 मार्क्स का ये ईच क्वेश्चन होगा। मैंने जो मेंस की बुक निकाली थी उसमें एक स्ट्रैटेजी वाला पेज भी था दिया हुआ, जिसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 125 वर्ड्स का जो आंसर है वो आप लगभग 7 मिनट्स में मैनेज करिए, और जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में है 200 वर्ड्स में आंसर करना है, उसे लगभग 10 मिनट्स में आप मैनेज करिए। तब जाके लास्ट में 10 मिनट्स के आसपास आपके पास बचेंगे और आप रिवाइज़ कर पाएंगे, अपने पेपर को देख पाएंगे कि कहीं कुछ मुझे ऐड तो नहीं करना, कहीं कुछ मुझसे गड़बड़ तो नहीं हुआ, कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, क्या करना, ये चीज़ें आप देख पाएंगे। ये चीज़ें मोटे मोटे तौर पे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये यूपीपीएससी जो है आपको कैसी आंसर शीट देता है। ऊपर यूपीपीएससी लिखा रहता है, साइड में मार्जिन बना रहता है, और जो पेजेस छूटे रहते हैं उनमें आपको आंसर लिखना होता है। साथ ही में आपको क्वेश्चन पेपर अलग से भी मिलता है, और जो आंसर शीट आपको दी जाती है जिस पर आपको आंसर लिखना होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन लिखा होता है पेज के ऊपर। अर्थात आपके पास स्पेस लिमिटेड होता है, उतने ही स्पेस में आपको आंसर लिखना होता है। और हमें लगता है हर क्वेश्चन के लिए 2 पेज छूटे रहते हैं, एक फ्रंट वाला और एक उसके बैक वाला, इस तरीके से छूटा रहता है, क्योंकि ग्रामर वगैरह में स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। कभी कभी आपको बार बार हर सेंटेंस के लिए पैराग्राफ चेंज करना पड़ता है। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ भी ऑनलाइन आपके साथ आकर डिस्कस की कि कई बार ऐसा होता है आंसर लिखते समय हमें थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स पर फोकस करना होता है, और हम पैराग्राफ में आंसर ना लिखकर हेडिंग्स का यूज़ भी कर लेते हैं। अगर हम अच्छा हेडिंग डाल पाते हैं तो हेडिंग्स का यूज़ भी कर लेते हैं, और ज़रूरी होता है तो हम टेबल्स भी बनाते हैं अपनी बात को बेहतरीन तरीके से कहने के लिए, और फ्लो चार्ट भी बनाते हैं। लेकिन अंतिम फैसला आपके अपने हाथ में रहता है कि आपको किस तरीके से आंसर देना पसंद है। साथ ही में डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने अपने एक वीडियो लेक्चर में आपसे कहा था कि कोशिश करिए कि जो पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम होता है या सिविल में जो मेंस का एग्ज़ाम होता है आईएएस में, ऐसे स्टूडेंट्स की कॉपीज़ ऑनलाइन दिखाई जाती हैं बहुत सारे वीडियोज़ में। ये वो कॉपियाँ रहती हैं जिसमें वो मॉक टेस्ट देते हैं कोचिंग्स के, और जब वो टॉप हो जाते हैं, टॉप कर जाते हैं, तो उनकी कॉपियाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये आंसर्स लिखते थे ये कैंडिडेट्स जो टॉपर्स हैं। उससे भी थोड़ा आइडिया मिलेगा आपको कि क्या वो पैराग्राफ वाइज ही डायरेक्टली लिखते हैं या कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स पर सर्कल बनाकर, ग्राफ बनाकर कुछ ना कुछ करते हैं ऐसा, ताकि उनका आंसर कम शब्दों में ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और ज़्यादा बेहतरीन लगे। मैंने आपको सारी राय दी
जितनी भी मुझे लगता है कि एक टीचर होने के नाते आपके सामने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करने चाहिए मुझे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इनमें से क्या बेहतरीन है, हर स्टूडेंट के हिसाब से डिफरेंट होगा, तो सभी अपने अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। सभी एक फॉर्मेट चूज़ नहीं कर सकते, सभी पैराग्राफ में नहीं लिख सकते, सभी हेडिंग्स डालकर नहीं लिख सकते हैं, सभी फ्लो चार्ट नहीं बना सकते हैं। हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट की स्किल अलग होती है। और दूसरी चीज़ है, बेंट ऑफ माइंड का भी फ़र्क पड़ता है। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या अपीलिंग लगता है, हम उसी के हिसाब से अपनी आंसर शीट को लिखते हैं। ये कुछ मोटी मोटी बातें आपके साथ डिस्कस हो गई। साथ ही में डियर फ्रेंड्स, शायद आपका एग्ज़ाम 17 मई के आसपास लगा हुआ है, LT मेंस का, और आप एकदम परेशान ना हो। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, बहुत आसान होंगे। करने का मतलब ये, आप जब क्वेश्चंस को रीड करेंगे ग्रामर और लिटरेचर के, तो आपको पहली नज़र में ऐसा लगेगा मुझे सब आता है, और बिल्कुल आपको आता भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब सब आता है मुझे, तो करना क्या है, अब आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, वहाँ पर आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि कुछ छूट ना जाए। डियर फ्रेंड्स, बचना है मिस्टेक्स से, और मिस्टेक्स कहाँ, ग्रामर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन में तो आपने ऑलरेडी बहुत तैयारी कर रखी है, LT मीन्स की बुक पढ़ रखी है, टीचर से कंसल्ट कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। अंतर आएगा ग्रामर वाले सेक्शन में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप ग्रामर वाले सेक्शन में थोड़ा सा बेहतरीन कर ले जाएं, कहने का सिंपल सा मतलब है कि मिस्टेक्स ना करें इसमें, क्योंकि अगर वहाँ मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो फुल मार्क्स मिलने वाला है। लिटरेचर के सेक्शन में हो सकता है आपने बहुत अच्छा लिखा हो, तब भी 12 में आपको 8 मार्क्स देकर एग्जामिनर आगे बढ़ जाए, लेकिन ग्रामर में अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ऐसा ही आपको वोकैब के सेक्शन में भी करना है। अर्थात वोकैब सेक्शन का मतलब है, वहाँ पर आपको चाहे प्रोवर्ब्स हों, चाहे इडियम फ्रेजेस हों, चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हों, जो भी हो, आपको अगर सेंटेंस में यूज़ करने को कह रहा है तो आप सेंटेंस में यूज अच्छे से करिए। अनसीन पैसेज में आप आंसर कॉपी मत करिए, पैराग्राफ में से आप अपने शब्दों में देने की कोशिश करिए। यही स्किल वो चेक करना चाह रहा है एग्ज़ाम में आपसे। इसके बाद डियर फ्रेंड्स, अब आपके पास ले देकर लगभग मैं अगर कहूँ तो 25 डेज़ के अराउंड आपके पास कुछ समय बचा हुआ है, जहां आप तैयारी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तो आप इधर उधर भागेंगे ही थोड़ा सा, इसीलिए इन 15-20 डेज़ में आप थोड़ा सा ग्रामर पर फोकस कर लीजिए। लिटरेचर में तो वही घिसे पिटे वाले क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको नॉर्मली बताऊं, मैं उन क्वेश्चंस का नाम लूं या आपके साथ कहूं ये वाले क्वेश्चन आएगा, ऐसा ये थोड़ा ठीक नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप हर पॉइंट की अच्छे से तैयारी करिए, लेकिन ग्रामर सेक्शन पर आप फोकस कर लीजिए लास्ट 20-25 डेज़ में। अगर ग्रामर सेक्शन पे आप फोकस कर लेंगे तो अंदाज़ा मार के देखिएगा आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपने लिटरेचर के बारे में बहुत पढ़ा है, आप प्रीलिम्स की तैयारी किए हैं, फिर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ग्रामर पर फोकस करिए, थोड़ा सा वोकैब की तरफ जाइए। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ भी ऐसा वैसा सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ आप परेशान होने के लायक। आपने जो ग्रामर के रूट बुक्स पढ़ी हैं, जो भी रूट बुक्स पढ़ी हैं, आप उसी के पास वापस जाइए और थोड़ा सा रिवीजन मारिए, ग्रामर का रूट वाला रिवीजन मारिए, थोड़ा सा वोकैब का रिवीजन मारिए। और वोकैब के लिए आपके पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं कोई नई बुक लेना, तो एक मेरी खुद की बुक मार्केट में है, A to G ऑफ इंग्लिश वोकैब, आप उसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। आप इस समय फोकस करें वोकैब पर और ग्रामर पर। लिटरेचर तो नॉर्मल है, आपकी तैयारी हो गई होगी और आप उसे पढ़ते रहिए, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज में लिटरेचर वाले सेक्शन में ज़रूर यूज़ करिएगा, ताकि थोड़ा सा आपका आंसर दूसरों से डिफरेंट लगे। क्योंकि सिर्फ पैराग्राफ स्टाइल में लिख देने से मुझे नहीं लगता आप 2 पेज भर पाएंगे या आप बहुत सारा लिख पाएंगे। तो वो स्किल्स यूज़ करने से, वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करने से, एक तो आपको लिखना थोड़ा सा कम होता है, और दूसरा है आपका आंसर बहुत अपीलिंग हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। एक ये बात आपके साथ करनी थी। दूसरा एक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा था, वो इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि 7000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं मेंस के लिए, और सीट्स लगभग होगी 10%, अर्थात बॉयज़ गर्ल्स दोनों की मिला दें तो 700 के आसपास।
अब डियर फ्रेंड्स 700 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाएंगे एलटी मेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये 700 वो होंगे स्टूडेंट्स जिनका लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर पर ज़्यादा फोकस रहेगा, वोकैब पर ज़्यादा फोकस रहेगा, मार्क्स वहीं उठने वाले हैं। यहाँ तो लिटरेचर के सेक्शन में 1-2 नंबर का अंतर आएगा, एग्जामिनर जब आपको मार्क्स अवॉर्ड करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ग्रामर और वोकैब के सेक्शन में डिफरेंस ज़्यादा आएगा, सही या गलत वहाँ तय हो जाता है। अब जो 6300 स्टूडेंट्स बचेंगे उनके पास 20 डेज़ का टाइम होगा टीजीटी इंग्लिश का प्रेपरेशन करने का, अर्थात 20 डेज़ में उन्हें पूरा सिलेबस कवर करना है। और डियर फ्रेंड्स, आप फैक्ट बेस्ड तैयारी बहुत अच्छी करते हैं क्योंकि आप एलटी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, इसलिए मैं मान के चलता हूँ ये 6300 स्टूडेंट्स जो हैं इनका फैक्चुअल प्रेपरेशन बहुत अच्छा है, इनका ब्रेन बहुत अच्छा है, चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं अपने ब्रेन में और लंबे समय तक रख पाते हैं। अब इनको क्या करना है, करना पूरे 7000 स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे पता है जब तक एलटी मेंस का रिजल्ट नहीं आ जाता आप चैन से नहीं बैठेंगे, आप भी तैयारी करेंगे। किसी को कुछ नहीं पता होता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो श्योर होते हैं कि हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मेरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप 7000 स्टूडेंट्स हैं, आप सभी कहीं ना कहीं प्लान बी के रूप में टीजीटी के एग्ज़ाम को भी रखिए और ऐसा मान के चलिए कि उन 20 डेज़ में आपको पूरा एग्ज़ाम का प्रेपरेशन कवर करना है। इसी के लिए आपको एक सलाह और है मेरी तरफ से, और मुझे पूरी उम्मीद है आप मानेंगे क्योंकि उससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपने टीजीटी के लिए बहुत कुछ पढ़ा होगा, अब किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वोकैब यहाँ पढ़ रहे हैं, आप ग्रामर यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके पास टीजीटी इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज़ अगर है तो ये मान के चलिए कि ग्रामर सेक्शन में एलटी मेंस में आपको बहुत मदद मिलने वाली है और टीजीटी इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि बची हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वोकैब है, लिटरेरी टर्म्स है, वो आप एलटी मेंस में ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। आपसे बेहतर तैयारी किसकी होगी? तो आपको करना क्या है, आपको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज़ बुक यूपी के सभी मेजर सिटीज़ में अवेलेबल है, आप वहाँ से एक बुक खरीद कर अपनी टेबल पर ज़रूर रख लेंगे, इंश्योर करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा 17 मई को, उसके बाद हो सकता है वो बुक आपको ना मिले, हो सकता है वो बुक थोड़ा सा कहने का मतलब कम हो जाएं और आप फिर परेशान हो। आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए उस बुक का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उस बुक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो तो बुक लेते हैं, बस ऐसे ही पढ़ते हैं और रख देते हैं। लेकिन आपके लिए वैल्यूएबल मटेरियल मिले, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको इतने सारे काम करने हैं डियर फ्रेंड्स, और ये टीजीटी इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज़ बुक को अपनी टेबल पर रखना है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उसमें जो ग्रामर सेक्शन में 4000 एमसीक्यूज़ दिए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे एलटी मेंस की, देख लेंगे किस किस तरीके का सेंटेंस होता है, इसको कैसे बनाना होता है। आप अपना एक नोटबुक लिखकर या आंसर शीट लेकर वहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे और टीजीटी इंग्लिश की तैयारी आप 20 डेज़ में भरपूर कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं आपको सलाह क्या दूँ, आपका अपना करियर है, आप पूरी मेहनत के साथ लगे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, मेरी बेस्ट विशेष आपके लिए हैं और मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपके साथ बैठूंगा, बातें करूंगा। आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको प्लान ए तो आपके पास एलटी मेंस है ही, प्लान बी में टीजीटी इंग्लिश आपको रखना ही रखना है, और इसके लिए आपको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज़ आपकी टेबल पर चाहिए, आपके पास वो बुक होनी चाहिए। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इससे पहले कि लेट हो जाए। आप वेट ना करें कि मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब सोचेंगे, नहीं, उस बुक को रखिए, उसका ग्रामर सेक्शन साथ में तैयार कर जाइए जब तक एलटी मेंस का एग्ज़ाम 17 मई को आ रहा है। फिर आपके पास केवल लिटरेचर सेक्शन बचेगा। सो डियर फ्रेंड्स, हौसला बनाए रखिए, बहुत कम दिन बचे हैं एलटी मेंस के एग्ज़ाम में। राइटिंग सेक्शन पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, लेकिन इस समय ज़रूरत है इंग्लिश ग्रामर पर और वोकैब पर फोकस करने की। सो डियर फ्रेंड्स, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।